बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे, हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और अभी मैं देख रही थी कि प्रेडिक्शन क्या की जा रही है कि टेम्परेचर आज 45 तक जा सकता है, यानी गर्मी की शिद्दत आज शहर में अच्छी खासी ज़्यादा होगी। अभी भी हम देख रहे हैं बाहर मौसम शदीद गर्म है, तो गर्म मौसम में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरह से आपने एहतियात करनी है, आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और फिर गर्मी में, शदीद गर्मी में आपको जब जल्द के मसाइल हो जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन, मर्द हज़रात सभी परेशान नज़र आते हैं। स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं। तो आपने बाहर जाते हुए अपनी जिल्द की हिफाजत किस तरह से करनी है, आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर आपको ये भी बताएंगे। साथ ही साथ एज़ यूजुअल आपके अपने मेहमानों से भी मिलवाएंगे और आपको बताएंगे शहर में सेल्स और प्रमोशन कहाँ कहाँ लगी हैं। फ़िलहाल आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर हमारे पास है जी, शहर में 200 नए पार्किंग एरियाज़ बनाने का फैसला। पार्किंग साइट की तादाद 207 से बढ़ाकर 407 होगी। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ और जिला इंतजामिया की सर्द जंग, सेक्रेटरी हेल्थ का गुस्सा ठंडा ना हो सका। एक के बाद एक स्कैंडल, पीएचए कंगाल हो चुका। और ड्राइविंग टेस्ट लेने वाली गाड़ियों में 3 कैमरे नस्ब, 10 जून से ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। जी तो नाज़रीन, ये हैं हमारी आज की टॉप स्टोरीज़, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरेन नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरेन, क्या हाल चाल है? दुरेन, आप पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर है जी, शहर में पार्किंग एरियाज़ बनाने का फैसला किया गया है। ये फैसले हमने माजी में भी देखे किए जाते रहे, टाइम टू टाइम याद ज़रूर आता है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये तजावुज़ात वाला हाल है। कुछ हमारे शहर के मसाइल ऐसे हैं जो मुझे कभी भी काबिल हल नजर नहीं आया, शायद उनको कोई हल करना नहीं चाहता। इम्प्लीमेंटेशन इनसे इसलिए पूछें कि डिप्टी कमिश्नर साहब ये चेयर किया है इजलास लाहौर पार्किंग कंपनी का, लेकिन इनको ये नहीं आइडिया था कि लाहौर में इनके पास 200 जगह तो इन्होंने ऐलान कर दी हैं, लेकिन 200 जगह किधर है? आपके पास तो चलने के लिए राइट ऑफ वे दरकार नहीं है। आप अगर वॉकिंग जिन जगहों को एलोकेट किया जाता है माजी में, वहां भी पार्किंग एरियाज नहीं बन सके। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। और दूसरी बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि पहले ये तादाद भी तकरीबन 300 से ज़ायद होती थी, उसके बाद वक्त के साथ साथ ये जगह कम होती गई क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए, नई चीज़ें आ गई, सड़कें बन गई, रोड की जो राइट ऑफ वे है वो कम होता गया। उसके साथ साथ आपके बिल्डिंग्स जो इलीगल बनी उनके आगे कमर्शलाइजेशन की गई और बिल्डिंग्स पे आपके पार्किंग रूल्स को बाईपास किया गया, जिसकी वजह से और सारी पार्किंग कहा गया कोई भी बिल्डिंग बनेगी वहां पर लाजमी जुज़ है कि आपने पार्किंग और के लिए इसके नुकसान ये हुआ कि सारी पार्किंग जो है वो रोड्स पे हो गई और बिल्डिंग के सामने हो गई और आपका जो पब्लिक राइट था पार्किंग का वो खाया गया। अब आप इजलास पे तो इजलास कर रहे हैं, आपने कहा जी कि 400 पार्किंग कर देंगे, लेकिन किधर करेंगे? आपके पास तो 90% गुलबर्ग में इतनी संगीन गफलत की गई एलडीए की जानिब से कि उन्होंने पार्किंग जो थी अपार्टमेंट्स की या उन्होंने कमर्शियल एरियाज़ की, कमर्शियल प्लाजाज की, वो पार्किंग की जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, जिसकी वजह से पूरा गुलबर्ग जो है इस वक्त ट्रैफिक के और पीक आवर्स के दरमियान आप वहाँ पे मोटरसाइकिल चलाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि मोटरसाइकिल छोटी सी सवारी है, आप उसको जिग-जैग करके जल्दी ट्रैफिक से निकाल सकते हैं, लेकिन आप वो भी नहीं चला सकते। अब हुकूमत ये सोच रही है कि बहुत सारे इलाकों को पेडेस्ट्राइज कर दें कि उन वहाँ पे चलने वालों की सिर्फ इजाज़त हो, गाड़ी मोटरसाइकिल लाने की इजाज़त ना करें, जिसमें से वन ऑफ देम एम आलम रोड के बारे में भी सोचा जा रहा है। लेकिन लाहौर शहर में गलत कानूनी, गैर कानूनी पार्किंगें आप ख़त्म करवा के और सारी चीज़ें पार्कों जो प्लाजाज हैं उनको बनवा के उनकी पार्किंग को इम्प्लीमेंट ना करवा के अगर लोगों के इसी तरह हक़ आसाइश गुज़रगाह को खाते रहेंगे तो फिर आपका कब तक ये मामला चलेगा? अच्छा, जिन जगहों का इंतखाब किया गया है ये वो बाजार हैं जहाँ पर वाकई ट्रैफिक संभाले। मैं बिल्कुल उसी तरफ आने वाला था कि अब जो पॉइंट आउट ये कर रहे हैं जी कि हम मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर पार्किंग एरियाज़ बनाएं ताकि लोग जो है ना वो बेहंगम ट्रैफिक का करें, लेकिन
क्या डिप्टी कमिश्नर साहब इस चीज़ का फैसला पहले ना करते कि उन बाजारों के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट एक ड्राइव लॉन्च करें और उसके बाद इंक्रोचमेंट को खत्म करके कोई ऐसा मैकेनिज्म बना दें जो कई सालों से नहीं हो रहा कि जब ये तजावज़ खत्म की जाती है तो दोबारा कैसे आ जाती हैं? वो कौन सा अमला है जो दोबारा फटे टेबल काउंटर्स लगवा के वहीं पे सारी इंक्रोचमेंट करवा देता है? अगर आप उसको खत्म करके इन्हीं बाजारों में लोगों को पब्लिक पार्किंग देंगे, लोग पार्क करेंगे। लोग तो बेचारे पार्किंग ना मिलने की वजह से जिसको जहां जगह मिलती है वो पार्क करता है, कोई सड़क पे खड़ा कर जाता है, कोई फुटपाथ पे चढ़ा देता है, किसको किसी दुकान के आगे जगह मिलती है जबरदस्ती वहां पार्क कर देता है, और दुकानदारों के जो आने जाने की ग्राहकों का जगह होती है उसको भी ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये चीजें तो सारी मिक्सअप है, एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग है कि आप बाजारों में जगह आइडेंटिफाई करके पहले उसको क्लियर करवाएं, फिर वहां पे जो तजावजात हैं उनको परमानेंट खत्म करें कोई परमानेंट सोल्यूशन के साथ, फिर उसके बाद वहां पे पार्किंग का मुकाम जो है वो अलॉट करें, और एक फीस का जो इन्होंने वादा किया था कि 1 पार्किंग फीस होगी। अच्छा, पूरे ये शहर आपने में बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, ये भी बहुत बड़ा मसला शहर का है। आप कहीं पर भी यकसा फीस मुकर्रर कर ही नहीं सकते। अब आपकी मार्केट्स के हिसाब से आपकी पार्किंग फीस हर कोई वसूल कर रहा होता है। एग्जैक्टली इसको भी आप माफिया कहते थे। आप गुलबर्ग चले जाएं तो उनका एक अपना पोश रेट है, आप उसके बाद इचरा चले जाएं वहां पे एक और जोर जबरदस्ती वाला रेट है। इसी तरह आप अनारकली चले जाएं, माल रोड चले जाएं, माल रोड के ऊपर और रेट है, अनारकली बाजार के अंदर मोटरसाइकिल पार्क कर लें और रेट है। उसके बाद आप उसके साथ आगे चले जाएं बानो बाजार और दीगर जो छोटी छोटी मार्केटें हैं उनके आगे पीछे आप नीला गुंबद में पार्किंग करने की कोशिश करें, म्यू हॉस्पिटल के गिरदनुमा में पार्किंग करने की कोशिश करें, तो हर जगह पे एक अलग रेट है। इन जगहों पर जब कभी भी आपने गाड़ी पार्क मुश्किल से आपको जगह मिल भी गई है ना, आपको वापसी का रास्ता नहीं मिलता, वो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है सीरियसली। अच्छा, इस वक्त हमारे ना 2 बड़े मसले हैं ना बहुत ज़रूरी कि एक तो पार्किंग को रिजॉल्व करके इंक्रोचमेंट ख़त्म करके आप 1 फी जो है वो पूरे शहर में इंप्लीमेंट करते हैं। दूसरा, जहाँ पे पार्किंग को 1 वे ट्रैफिक को रेगुलेट करने में मुश्किलात होती है, आपको वहाँ पे उसको रेगुलेट कराना पड़ेगा। आपको एक तरफ से ट्रैफिक बंद करके दूसरी तरफ से जाने की इजाज़त देनी पड़ेगी। मैं आप नीला गुंबद की चले हम बात कर रहे थे, वहीं से मिसाल लेते हैं कि अगर आप साइकिल मार्केट से एंटर होते हैं, किंग एडवर्ड कॉलेज के सामने से होकर म्यू हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ से आपको वापस आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ऐसी है। आप आगे निकले और आगे जाके माल वाली साइड से आप पकड़ के दोबारा से वापस उस माल की टर्न पे आ सकते हैं, लेकिन आप अगर 1 वे आएंगे तो ट्रैफिक चौक हो जाएगी। अच्छा, ये अब कुछ चीजें अगर आप लेट सपोज, अभी तो सिर्फ फैसला किया गया कि पार्किंग प्लाजे बनाने हैं, ये बनेंगे कब ये तो अब टाइम ही बताएगा, अभी तो फैसले तक ये चीजें महदूद हैं। हो भी जाता है अगर हम इससे जुड़े मसाइल को पहले हल करना शुरू कर दे, जिसमें आपने जिक्र किया तजावुजात का बहुत बड़ा मसला है, आधा आपका मसला ट्रैफिक कंट्रोल का है, तो ये 2 चीजें अगर हल हो जाएं, 1 वे ट्रैफिक यहाँ पर आप देखें जिसका दिल चाहता है जहां मर्जी से गुजरा होता है, तो पार्किंग प्लाजे बनने चाहिए, अशद जरूरत है, जरूर इस पे काम होना चाहिए, लेकिन उससे जुड़े मसाइल दीगर भी हैं। आपने तजावुजात का खात्मा करना है, आपने जहां पर भी हम देख रहे हैं कोई ट्रैफिक का ऐसा निज़ाम ही नहीं है, खासतौर पे इन बाजारों का जिनका जिक्र किया गया है जहां पर आवाम बहुत बड़ी तादाद में जाती है, तो पहले ये चीजें भी तो टाइम से हल करनी है ना, ताकि आपके पार्किंग प्लाजों का भी कोई फायदा हो। आप रेगुलेट करें ट्रैफिक को। अगर पार्किंग आप लिबर्टी पार्किंग राउंड अबाउट के अंदर घुस जाएं, एक दफा आप पार्क करके वहां पे घुस जाएं, निकलते हुए आपको शॉपिंग से ज्यादा टाइम लग जाएगा। बिल्कुल यही। लोग घबराते हैं इस वजह से, लोग पार्किंग को अवॉइड करते हैं, लोग कहते हैं किसी ओपन जगह पे खड़ा कर दें, हम 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के लिए गए, वापस आके गाड़ी में बैठे घर चले जाएं। फिर लिबर्टी के ओपोजिट जो पार्किंग थी वो आपने खत्म करा के उसको प्राइवेट पार्क कंट्रैक्टर्स को दे के आपने चलाने की कोशिश की, नहीं चला। आपने लिबर्टी पार्किंग प्लाजा बनाया इतना कीमती और पैसा लगा के, वो भी 100% जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं हो सका। वो तो ऊपर एक रेस्टोरेंट आ गया तो उन्होंने पार्किंग ऑक्यूपाई कर ली, नहीं तो ये प्लाजा भी बेकार था। मून मार्केट प्लाजा बनाया गया, उसकी क्या सूरत हाल है, वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी करने को तैयार नहीं होता। आपका जो रंग महल का डी पार्किंग प्लाजा है अंदरून शहर के अंदर, वहाँ पे भी अगर एक गाड़ी घुस जाए तो वो निकलते निकलते उससे ज़्यादा टाइम ले जाती है जितना बंदा वहाँ पे पहुँच के शॉपिंग करके वापस आता है। ये जो चीज़ें हैं ना, अब लोग कैलकुलेट करते हैं, दिन छोटे होते जा रहे हैं, अब वक्त में वो बरकत नहीं रही, आपके पास दिन थोड़ा ही होता है, काम ज़्यादा होते हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं पार्किंग लॉट्स में, पार्किंग एरियाज में, पार्किंग प्लाजा में जाने का, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको मुश्किल से इन जगहों पर कहीं पार्किंग मिल जाती है, आपके लिए वापस निकलना और ज़िले इंतजामिया का इतना भी कंट्रोल नहीं है कि बाज़ औक़ात पार्किंग प्लाजों के रैंप पे आपको तजावज़ात मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और वहीं पे कोई बंदा ठेला लगा के, कोई बंदा चीजें रख के बेच रहा होता है और आप उसके से गाड़ी वहीं पे आपके पार्किंग का। अच्छा, रोटरी पार्किंग मुतारिफ यहाँ कराएगी, बड़ा अच्छा आइडिया था ये भी, इसको मजीद एक्सपेंड करने की जरूरत है। आप रोटरी पार्किंग प्लाजा जो बनाई गई है उनके जिन्होंने लगाई उनसे तो पूछे, आज तक उनको पैसे ही नहीं दिए गए। और जब आप कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ये सलूक करेंगे,
आप इस तरह का उनके साथ बिहेवियर रखेंगे तो फिर कौन आके यहाँ पे आपको जदीद टेक्नोलॉजी। उन्होंने इंपोर्ट की तमाम रोटरीज टर्की से, चाइना से मंगवा के 5 जगह इंस्टॉल की। अब आपने उनको बेसिक पेमेंट्स तो नहीं दी जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे। पैसे ना देने की वजह से उन्होंने मेंटेनेंस करनी छोड़ दी, और पिछले दिनों आपने उस्मान अली की खबर देखी होगी कि अब वो नॉन ऑपरेशनल होती जा रही है। और उसका बैकग्राउंड ये है कि कंट्रैक्टर को उसकी जीरो इन्वेस्टमेंट, जो उसकी बेसिक इन्वेस्टमेंट थी, उस पर भी ना कुछ मिला, और उसके बाद वो मेंटेनेंस अब कैसे करें। उन्होंने वहीं पे हुकूमत के हवाले करके उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, आप इसको संभालें, ना चलाएं, देखी जाएगी। अच्छा, ताजिरों का एक बहुत बड़ा मसला रहा है हमेशा, जब भी कभी उनकी तरफ से एहतजाज किया गया है तो वो बार बार पार्किंग की बात करते हैं कि प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए। बाजारों में सबसे ज़्यादा इशू इस वजह से रहता है। तो अब ये इजलास तो हो गया, फैसला तो कर लिया गया, इसको अमली जामा कब पहनाया जाएगा? कुछ डीसी साहब ने ये भी तसल्ली दिलवाई है? मैम थोड़ा सा ना इसी बात पे जहाँ से मैं शुरू हुआ था कि डिप्टी कमिश्नर चूँकि लाहौर शहर के अमीर होते हैं और उनको शहर की बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास उस तरह से होता है जिस तरह से आम शहरी को नहीं होता। उनको पता होता है कि मैं अगर तजावज़ात की बात कर रहा हूँ तो मेरा ही अमला है जो वहाँ पे तजावज़ात लगवाता है, ठेले लगाता है, मंथलियाँ लेता है। उनको पता होता है कि अगर मैं यहाँ पे पार्किंग दे रहा हूँ तो पार्किंग ना मिलने की वजह रुकावट कौन है। उनको ये भी पता होता है कि अगर मिलावट हो रही है तो मेरे मजिस्ट्रेट्स काम नहीं कर रहे। उनको ये भी पता होता है कि अगर कहीं पे कोई 2 नंबरी हो रही है, यहाँ कहीं पे कोई लोगों को जो है जिस तरह आपको मुर्दा चिकन बेच रहे हैं, हर चीज़ पता होती है ना। तो ये क्या फिर अवाम को पागल बनाया जा रहा है, तो झांसा दिया जा रहा है, सिर्फ दे के सिर्फ अपनी कागजी खानापुरी की जा रही है? 100%। आप ये 200 पार्किंग एरियाज में से अगर आपको आइंदा 2 या 3 माह के अंदर 100 भी ऑपरेशन मिल गए तो बात आप छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन चले अब देखते हैं कि इस इजलास को कितनी देर लगेगी इसको जो है अमली जामा बनाते हुए। फिलहाल जैसे कि दुर्रे नायाब ने कहा कि हमें 10 भी नजर आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खैर, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जी सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ और जिले इंतजामिया के दरमियान सर जंग, कल भी हमने जिक्र किया था, पर समझ से बाहर ये इख्तियारात की जंग किस लिए छिड़ गई है। आवाम का भला आप कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस पर भी आपको सिर्फ अपनी ही पड़ी है। ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ और जिले इंतजामिया की सर जंग, सेक्रेटरी हेल्थ का गुस्सा ठंडा न हो सका। ये वाकया कल पेश आया, परसों गालिबन, और फिर उसके बाद अब तो ये चीज़ मुझे लग रहा है ख़त्म होने वाली नहीं। ये क्या मतलब, आप आवाम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और आपको अपने इख्तियारात की पड़ी है। अच्छा, वैसे कहते हैं कि एक बड़ी फ़नी सी बात है, एक मजाक के तौर पे दिल पे न लीजिएगा, कहते हैं कि खतून और ऊँट का जो इंतकाम और गुस्सा होता है ना वो बड़ा शदीद होता है, उससे डरना चाहिए। ना ऊँट अपना इंतकाम छोड़ता है और गुस्सा छोड़ता है, और ना ही खतून अपना गुस्सा और इंतकाम छोड़ती है। अब प्रॉब्लम यह है कि अब हमारी मोहतरमा सेक्रेटरी साहिबा खातून भी हैं, फिर डीएमजी ऑफिसर भी हैं, फिर सेक्रेटरी भी हैं, ठीक है, 3 चीजें इकट्ठी जो हैं वो फिर जारी बात है। अब आप कह रहे हैं गुस्से का इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। अब उनको गुस्सा किसी बात पे आएगा तो वो किसी बात से ठंडा होगा ना, इस तरह तो नहीं होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि गुस्सा किसी और पे है, निकल किसी और पे है। गुस्सा उनको जिले इंतजामिया की कुछ अफसरान पर है, निकल वो अपने ही हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ जो मातहत बेचारे होते हैं जिनको कभी भी आप उठा के लेफ्ट राइट कर देते हैं, जिन पे आपका जोर चल सकता है, तो उस पर चली जा रहा है। लेकिन आपकी बात, वही बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि काम क्या था, गुस्सा किस बात पे है जी। क्या कोई गुनाह किया, क्या कोई चोरी कर ली गई, क्या कोई करप्शन हो गई, क्या कोई किसी को उन्होंने जाके वैक्सीनेशन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने लेकर बेच दी। आप कोई चीज़ को सॉलिड ग्राउंड तो बनाए ना। आप कोई बात बताएं तो सही, आप कोई इंक्वायरी इनिशिएट करें, आप कोई सॉलिड इल्ज़ाम लगाएं, उसके बाद बंदों को आप जो ऑफिसर्स हैं जिन पे इंक्वायरी में प्रूव होता है आप उनको सैक कर दें। इसका मसला नहीं है, अवाम शायद आपकी पजीराई करे, लेकिन एक किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाने पे हम थक गए हैं रिपोर्ट करके कि आए रोज हर दूसरे दिन तीसरे दिन वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन की डोजेस खत्म हो रही हैं। हम इस चीज को हाईलाइट हर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा करते हैं कि आपने अपने मसाइल। अब अगर मैडम जो हमारी मोहतरमा सेक्रेटरी साहिब हैं उनकी तरफ कोई अमला देखे या उनका कोई इंतजार करे तो फिर लोग तो है डेली बेसिस पे घर को वापस जाना शुरू हो जाए। अगर जिला इंतजामिया ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स को भरपूर तौर पर एक्टिव रखा है और जो सरकार ने, हुकूमत पंजाब ने जो टाइम दिया है उसकी टाइमिंग के दौरान वो वैक्सीनेशन फराहम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि मुझसे क्यों नहीं पूछा और फिर आप जिस तरह वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं, आपको फोकस ये करना है वहाँ इंतजामात अच्छे हो, वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। आपने फैसिलिटीज कितनी दी है डोजेस की जो रिलीज कर रही हैं, और आपके 40-50 के करीब इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर हो चुके हैं। आपको तो भरपूर कैंपेन चलानी चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की तरफ आएं। आपको तो बतौर सेक्रेटरी आपको मांगने से पहले ही उनको एडवांस डबल डोज करके
बढ़ा के दे देनी चाहिए कि जी आप हमारा वेट ना कीजिएगा, जहां पे आपको जरूरत हो, जहां पे आपको महसूस हो, आप फौरी तौर पे उसकी डोजेज लें और आप उसको चिप इन करके इंडक्ट करके अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन का अमल ना रुकना चाहिए। आपकी तो ये इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। आप कह रही है जी कि कौन किसको गुस्सा दिखा रहा है, कौन अच्छा मुझे तो ये भी पता लगा कि ज़राए ने बताया कि सेक्रेटरी साहिबा जो बरहम हुई हैं और उन्होंने अफसरान को शोकस किया है, उस पर मिनिस्टर जो हेल्थ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया है सेक्रेटरी साहिबा से। और उन्होंने कहा कि ये तरीका है और ये तर्ज अमल आपका अच्छा नहीं है अपने मातहत अफसरान और अमले के साथ, ये तरीका नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात है उसको टेबल पे बैठ के सोल्यूशन उसका निकालना चाहिए। अगर कोई इख्तियारात को बाईपास कर रहा है उसको समझाना चाहिए। और अगर कोई उसमें मेलाफाइड इंटेंशंस हैं, जो मैंने पहले बात की है कि चोरी हुई है वैक्सीनेशन, करप्शन हुई है वैक्सीनेशन की, प्राइवेट लोगों को बेची गई है, आपको स्ट्रिक्टली नोटिस लेना है, जिस पर आपका गमो गुस्सा बनता है। आप उस पे पीडा एक्ट के तहत बंदों को नौकरी से बर्खास्त करवा दें, किसी को कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन एक चीज की, मुझे क्यों नहीं बताया गया, मुझे क्यों नहीं पता था, मेरे पूछे बगैर, भाई आपका एक डिप्टी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का बंदा या आपका कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा किसी को अलाउ करता है, किसी वैक्सीनेशन सेंटर को वैक्सीनेशन वो देता है खत्म होने पर, तो इसमें क्या बुरा है और इसमें क्या बुराई वाली बात है। मेरा तो ख्याल है कि इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को भी एक्शन लेना चाहिए। उनको खुद अपने बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए समझाना चाहिए कि कौन सी सेक्रेटरी साहिबा की पावर्स हैं और किन पावर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है। हल नहीं होंगे तो बाकी इसके अलावा भी, कोविड के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। मैं जरूर यहाँ पर दुर्रे आप जिक्र करना चाहूंगी डेंगू का। अब ये भी मसाइल इन्हीं लोगों ने हल करने हैं। अगर ये सिर्फ अपनी आपसी लड़ाई में पड़े रहेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी नजरअंदाज हो रही हैं। एक दिन कमिश्नर साहब से बात कर रहा था, कैप्टन उस्मान साहब से, मैंने कहा कि सर आप जब सेक्रेटरी हेल्थ थे तो क्या आप समझते थे कि आप जो फैसला करेंगे वो मार्केट में या वो शहर में उसी तरह इंप्लीमेंट होता नजर आएगा? तो उन्होंने कहा कि ये मेरी गलत फहमी थी। हम जो ऑर्डर पास करते थे, हम जो ऑर्डर साइन करते थे, हमें लगता था कि कल से ऐसा होना शुरू हो जाएगा। हफ्ते को हमने दुकानें बंद करने, कारोबार बंद रखने का ऑर्डर दिया तो हो जाएगा। हमने कहा कि जी इतने बजे शाम को मार्केटें बंद हो जाए तो हो जाएंगी, तो कहते कभी नहीं होता था। और अब जब मैं उस सीट पे आया हूँ, एक चेयर को टेबल के इस तरफ से निकल के उस तरफ, तो मुझे पता लगा है कि ये कितना मुश्किल काम होता है। आप सरकार के ऑर्डर को फॉलो कराते हैं और अगर सरकार की अप्रिसिएशन नहीं है तो आप नहीं करवा सकते। अब बताए डिप्टी कमिश्नर को, उनके स्टाफ को, हेल्थ डिपार्टमेंट के निचले तबके को, वैक्सीनेशन के स्टाफ को आप अप्रिशिएट करें। आपने उनके बाजू मोड़ना शुरू कर दिए कि जी मेरी अथॉरिटी रहे, मेरी अथॉरिटी जो है वो इसी तरह रह सकती है कि मैं हर एक को शोकास कर दूं, मैं हर एक से जवाब तलबी कर दूं, मैं उसकी एफर्ट्स को नेगलेक्ट कर दूं, इसकी एफर्ट को नेगलेक्ट कर दूं और ये ना देखूं कि वो एफर्ट किस लिए की जा रही है। वो एफर्ट मेरे और आपके लिए की जा रही है, वो आम शहरियों के लिए एफर्ट की जा रही है। वो जो लोग घंटा घंटा मुसाफत करके वैक्सीनेशन सेंटर कहीं पहुंचते हैं और उसके बाद वो मुंह लटकाए बेचारे वापस जाते हैं, वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी होती है, उनको कह दिया जाता है कि अब कल आएँ, अब जो कल का कोटे की डोज आएगी तो हम उसी में से लगा सकते हैं। ये एफर्ट इसलिए हो रही थी ताकि जितने लोग आए विद इन टाइम वैक्सीनेशन के आवर्स के अंदर उनको वैक्सीनेट कर दिया, उनको वापस ना जाना पड़े। तो अच्छा, अब हमारे यहाँ दो बड़े इशू जो अब कोविड के अलावा चल रही हैं, पोलियो कैंपेन, पोलियो केसेस फिर सामने आए, फिर डेंगू का मसला भी चल रहा है। इस पर सेक्रेटरी साहिबा खामोश है। देखिए ना, आप बात ये ना कि जहाँ पे खामोशी है वहाँ पे खामोशी रखनी है, क्योंकि वहाँ पे भी काम नहीं करना पड़ रहा ना। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, चाहे वो कमिश्नर है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो उस आने वाले तूफान को देख रहा है। बिल्कुल सही वो उसको फोर्स ही कर रहा है कि आगे मॉनसून है, बारिशें भी आने वाली हैं, अगर हमने डेंगू पे अब काम ना किया तो ये डिजास्टर हो सकता है, खुदा ना खास्ता। तो अगर वो आपकी अप्रूवल के पीछे पड़ जाए, आप लोगों के दफ्तरों में बैठ के ये डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर एसी से जाके खुशामदे करें, वहाँ दफ्तरों में बैठ के चाय पिएं, वक्त ज़ाया करें, तो काबिल कबूल है आपको। लेकिन अगर वो फील्ड में जाके एक डिसीजन लेके अपनी ज़ात से कि लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, तो वो आपको कबूल नहीं है, क्योंकि उसमें आपको लूप में नहीं लिया गया। और लूप में लेने का रिजल्ट क्या है? क्या आपको लूप में लेने से वो मसाइल हल हो सकते हैं जो ग्राउंड पे एक डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर या एसी ने हल करने हैं? अगर करने हैं तो ले लें लूप में जी। आप एडवांस जो है वो रातों को बैठ के मीटिंगें किया करें, सेक्रेटरी साहब के अप्रूवल लिया करें, अगले दिन काम किया करें और सोया ना करें, ना रेस्ट किया करें, दिन भर आप सिर्फ यही काम किया करें। पहले ब्यूरोक्रेसी को खुश किया करें, फिर अपनी जो सुपर बॉसेस है उनको खुश किया करें, उसके बाद अपने इमीडिएट बॉसेस को खुश किया करें और फिर जो एक इंतजामी अफसर है वो मार्केट में जाके काम किया करे। ये चाह रही एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जहां से दुर्रे आयाब ने आगाज किया, मैं दोबारा उसी तरफ आना चाहूंगी कि दुर्रे आपने कहा कि खातून है, गुस्सा बड़ा उनका, लेकिन वो जो अभी मैंने उनकी तस्वीरें देखी है ना,
थोड़ी सी सॉफ्ट सी लग रही हैं, वो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि इतना शदीद गुस्सा वो कर सकती हैं, लेकिन कुछ सीट के भी तकाजे हैं। देखिए सीट के भी तकाजे हैं, अब उनको गुस्सा तो बात किसी और पे चढ़ा है, निकल किसी और पे रहा है। और मैं तो ये बड़ा इस चीज़ पे क्लियर हूँ कि बात कुछ और है पीछे, ठीक है उन्होंने एक बात पकड़ ली है और उसका जो जवाज है बकरी का, जो बली का बकरा है, वो अपने ही डिपार्टमेंट में किसी को बना दिया गया है, लेकिन एक्चुअली ये बात नहीं है, ये बात कुछ और है। चलिए जी, वो बात ज्यादा देर तक छुपी भी नहीं रहेगी, सामने आ ही जाएगी। फिलहाल अभी एक हमारे पास अहम खबर है, वो आप तक भी पहुंचा देंगे, लेकिन इससे पहले कि अहम खबर की तरफ हम चले, हमने ब्रेक के बाद आके डिस्कस करने हैं जी PHA के मसाइल क्या हैं। जो स्कैंडल मंजर आम पर आया उसके बाद हमें मसाइल बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। PHA अपना असल काम जो है वो कर भी रही है या नहीं। शहर में जगह जगह ग्रीन बेल्ट्स की सूरत हाल आपके सामने है, बागों के हालात आपके सामने हैं, और उस पर इस तरह के स्कैंडल आ जाना। हम इस खबर को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। PHA के जो है हम बदहाली का जिक्र करने वाले हैं। PHA कंगाल हो चुका है, एक के बाद एक स्कैंडल। कुछ हालात बताइएगा PHA के ओवरऑल क्या हैं? अच्छा, आप देखें कि एक तो स्कैंडल था मार्केटिंग में कि लाहौर शहर में सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी बोर्ड्स लगा दी गई हैं जिनकी ना तो कोई अप्रूवल है ना वो PHA के खाते में है कि उसका रेवेन्यू आ रहा है, और उससे नुकसान ये हुआ है कि जो 75 करोड़ का सालाना रेवेन्यू था वो अब कम होकर 20 करोड़ पर रह गया, और ये सारा पैसा जो है खाया पिया गया। फिर हमारे जो एक प्रोग्राम है बनाम संकार, उसमें ज़ुहैब भट्ट ने जो मामला हाईलाइट किया कि कोरोना की लॉकडाउन के दौरान जनरेटरों में गाड़ियों के डीजल को चार्ज करवा के वो सारा गबन कर लिया गया, लाखों रुपए का गबन, वो भी आपके सामने है। उसके बाद वर्क चार्ज मुलाजमीन जो माली हैं वो रख के उनकी स्ट्रेंथ पूरी नहीं की जाती, उनकी तनख्वाहें खाली जाती हैं, और मौके पे आप जाके देखते हैं तो 20 बंदों की अप्रूवल होती है, काम 4 कर रहे होते हैं, और अगर 20,000 के हिसाब से तनख्वाह भी चलें आप 17,500 जो पिछले साल कम से कम उजरत थी उसके हिसाब से भी लगाए, एक जोन में अगर 15 से 20 बंदों की तनख्वाह खाई जाने लगी तो बाकी जोन्स का क्या हाल होगा, बात लाखों में पहुंच जाती है। जब ये हालात होते हैं, जब इंसान अपने ही इदारे के अंदर और अपने ही सरकारी जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पे चोरियाँ, डकैतियाँ, गबन जैसे काम करना शुरू कर देता है, तो अफसरान तो मालामाल हो जाते हैं लेकिन इदारे के पल्ले कुछ नहीं। अच्छा, आपने कहा अफसरान मालामाल हो जाते हैं, इदारे के पल्ले कुछ नहीं जाता, यहाँ पर ये हालात ही हैं। यहाँ पर क्या नोटिस लेने वाला, क्या पूछने वाला, क्या कोई ऑडिट करने वाला कोई नहीं है, सबकी सब आवे का आवा बिगड़ा है। पीटीआई की हुकूमत में PHA वाहिद महकमा शायद कह सकते हैं जिसके अंदर 7 डायरेक्टर जनरल चेंज हो चुके हैं। अच्छा। पिछले 2.5 से पौने 3 सालों के दौरान 7 DG चेंज हुए, फ्रीक्वेंट चेंजिंग्स, एक DG आ रहा है जा रहा है, दूसरा आ रहा है फिर जा रहा है, 1 महीने बाद एक जा रहा है, 3 महीने बाद दूसरा जा रहा है। इस वक्त हालात ये हैं आपके पास कि PHA के पास तनख्वाहें देने तक के पैसे मौजूद नहीं है, PHA के पास डीजल पेट्रोल देने के पैसे नहीं है, PHA के पास तमाम वो मशीनरी ऑपरेट करने के पैसे नहीं है जिससे वो 800 छोटे बड़े शहर के पार्कों को मेंटेन करता है, जिससे वो 2500 किनाल पर फैली लाहौर शहर की ग्रीन बेल्टों को मेंटेन करता है। तो दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे थे PHA की जानिब से कि जंगल लगा दिए जाएंगे, दरख्त लगा दिए जाएंगे। देखिए जितनी मेहनत खामोशी से गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में PHA में की गई, आपने देखा कि लाहौर शहर जो है शहर की ग्रीन बेल्ट इतनी खूबसूरत नजर आती थी, और अब क्या है जी कि हम मेवाकी जंगल लगा रहे हैं, हम जापानी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। भाई शहरियों को जापानी टेक्नोलॉजी, मेवाकी जंगल तो एक तरफ, आप उनकी जो सब्जा जो है वो सब्ज़ो शादाब जो उनके ग्रीन बेल्ट पार्क्स हैं, नहर के किनारे शरब्स हैं, आप उनको तो रहने दें। बिल्कुल। और आप ना पानी लगाते हैं ना वहाँ पे कोई माली होता है। गुज़िश्ता कुछ दिन कबल यास्मीन राशिद साहिबा जिनको वज़ीर आला ने जिम्मेदारी सौंपी है कि वो लाहौर शहर की ब्यूटिफिकेशन पे तवज्जो दें और मॉनिटर करें, तो उसके बाद भी आप लोगों ने कोई हिम्मत नहीं की, कोई हरकत नहीं की। और हमारे जो बड़े बड़े आला अफसरान हैं PHA के, डिप्टी जो DGs हैं और उसके अलावा एडिशनल DGs हैं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उनको कमरों में बैठ के सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, और वही अफसरान जो इस सिस्टम में करप्शन कर रहे होते हैं, उसके जिम्मेदार होते हैं, वही जाके वहाँ पे करप्शन रोकने और करप्शन ना करने के तरीके बता रहे होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जहाँ पे ये हालात होंगे वहाँ पे क्या मामलात होंगे। PHA वाहिद इस वक्त ऐसा इदारा रह गया है जिसने 4 अरब रुपए का बजट हुकूमत से मांग लिया। अच्छा। कि जी हमारे पास चलाने के पैसे नहीं है, आप आइंदा माली साल में हमें 4 अरब दे दें। तो तनख्वाहों का मसला और अगली हैरानकुन बात कि उस 4 अरब में 3 अरब 30 करोड़ सिर्फ तनख्वाहों का है।
यानी कि 4 अरब के बजट में 3300 मिलियन 3 अरब 30 करोड़ तनख्वाहों का है, और बाकी जो 800 मिलियन रह गए 80 करोड़ पे, उससे आपने पेट्रोल भी देना है, उससे आपने डीजल भी खर्च करना है, आपने मशीनरी भी चलानी है, उससे आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है, उससे आपने दफातर के ये सारे काम तो लिस्ट आपने बता दी। शहर को किस तरह से खूबसूरत बनाना है, ये तो फिर तरजीह में नहीं है, ये तो 4 अरब आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने तड़ले मिनते हुकूमत को बताना है कि हम लुट गए, मर गए, पैसे नहीं है हमारे पास, तो अब हम मुखैर हजरात को एंगेज करें, NGOs को एंगेज करें, उनको ठेके पे चौक चौराहे दे दें, वहाँ पे वो अपनी पब्लिसिटी मुफ्त करें और हमारे पार्कों को, कॉर्नर्स को, ग्रीन बेल्टों को मेंटेन करें। इस तरह का राग अलाप करके आपने अपने भी फायदे ले लेने मल्टीनेशनल कंपनियों से, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर से, और आपने सरकार को भी कंगरा कर। यानी हम तो ये समझ लें कि शहर में अब आपको कम से कम कोई काम होता नजर नहीं आ रहा PHA की तरफ से। इतने सारे मसाइल हैं, किस तरह कुछ होगा। और जल्लो वाला मैं भूल गया, जो साइकिल ट्रैक बनाया है वो 2 साल से इफ्तिताई नहीं उसका कर पा रहे। चलिए जी दुनिया, हमारे पास वक्त कम है, नहीं तो हम जरूर इस पे बात करते। नाज़रीन ब्रेक के बाद ज्वाइन करते। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने जिक्र किया था शहर में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। कल भी मौसम शदीद गर्म था, आज भी प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि मौसम शदीद गर्म रहेगा और आज प्रेडिक्शन के मुताबिक 45 तक टेम्परेचर जा सकता है। अब जब गर्मी शहर में बढ़ रही है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। आपको डिहाइड्रेशन के मसाइल का सामना रहता है, और फिर वो लोग जिन्होंने बाहर जाना है, स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, लोग अपने कारोबार के लिए बाहर निकलते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी की वजह से हम देखते हैं सनबर्न हो जाता है, स्किन पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो गर्मी की शिद्दत में आपने किस तरह से अपनी स्किन को महफूज रखना है और जल्द के मसाइल से बचना है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे आज के शो में। लेकिन इस वक्त भी शहर का मौसम जो है वो शदीद गर्म है। कुछ मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। इस वक्त सादिया खान बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मौसम कैसा है और दिन भर टेम्परेचर कितना रहेगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है। सादिया की तरफ चलते हैं। जी सादिया, बताइएगा इस वक्त मौसम कैसा है। अना बिल्कुल, आपने जितने भी मसाइल बताए हैं वो डिहाइड्रेशन का हो, मौसम के बुरे असरात हों या स्किन के मसले हों, मुझे ये लगता है मैं धूप में खड़ी हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सब हमें भी होंगे, क्योंकि जैसे हम बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो एहसास होता है कि गर्मी जो है वो आपको अफेक्ट करती है। इसीलिए अगर आज भी हम लाहौर के मौसम की बात करें तो आज भी लाहौर का पारा जो है वो 43 से 44 तक जाएगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहरियों के लिए अच्छी खबर जो सुनाई जा रही है वो ये है कि आज रात को शुमाल मगरबी हवाओं के साथ एक सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेगा, जो कि तेज हवाओं के साथ बारिश का बायस बनेगा। आज भी लाहौर का पारा जो है 3 तक जाएगा और इसकी रेल फील जो होगी वो 45 तक होगी। और सूरज जो है अपनी तपिश दिखा रहा है। जून के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि जून अपनी गर्मी जरूर दिखाता है, लेकिन जून का आगाज अच्छे मौसम के साथ हुआ था, इसलिए हम जरा लापरवाह हो गए। हमने इसी तरह से बाहर निकलना शुरू कर दिया या हम उस तरह से अपनी केयर नहीं कर रहे थे। तो अभी जो तिब्बी माहिरीन है या महकमा मौसमियात के माहिर हैं, उनका ये कहना है कि शहरियों को अगर गर्मी से, लो से और सूरज की तपिश से बचना है तो इनको चाहिए कि एक तो अपने आप को कवर रखें, दूसरा ये कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और ख़ासकर गर्मियों के जो मौसमियाती फल हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि मौसम की शिद्दत जो है वो आपको उस तरह से अफेक्ट नहीं कर सके। तो आज भी लाहौर में सूरज जोबन पर है, गर्मी है और कहा यह जा रहा है कि जून के महीने में ही पारा 45 तक जाने का इम्कान भी है। अच्छा सादिया, वीकेंड पे बारिश की पेशगोई भी की जा रही है, तो बताइएगा हफ्ता इतवार मौसम कैसा होगा और जो बारिश की प्रेडिक्शन की जा रही है लाहौरिये क्या वीकेंड एंजॉय कर सकेंगे? जी हाँ बिल्कुल, हमने ये देखा है कि जून का आगाज़ अच्छे मौसम के साथ हुआ था और महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया था कि मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो वक्फे वक्फे से लाहौर में दाखिल होते रहेंगे, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का बायस बनेंगे। इसी तरह से आज के दिन के हवाले से ये पेशगोई की जा रही है कि आज भी एक शुमाल मगरबी हवाओं के साथ सिस्टम जो है वो लाहौर में दाखिल होगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रवा हफ्ते जो है वो बारिश का बायस बनेगा। अगर बारिश हो जाती है तो वक्ती तौर पर लाहौर के मौसम पर कुछ अच्छे असरात महसूस होंगे, लेकिन जून के हवाले से ये कहा जाता है
जाता है कि जून गर्म रहता है, बारिश जो है वो इस तरह से इफेक्टिव नहीं होती। और वैसे भी जो है मुख्तलिफ अदारों की जानिब से प्री मानसून की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर अच्छी बारिशें होंगी तो मौसम बेहतर होगा, अगर तो इसी तरह से होगा कि कभी बारिश और कभी गर्मी होगी तो फिर जो है कोई अच्छे असरात मौसम पर नहीं होंगे। ठीक है सादिया, थैंक यू सो मच। सादिया हमारे साथ मौजूद थी और मौसम की सूरत हाल सिस्टम जो दाखिल होगा वो ठीक है। सादिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सादिया हमें मौसम की सूरत हाल से अपडेट कर रही थी। मौसम गर्म है और जैसे कि सादिया ने कहा कि जून का एक अपना ही वो जोबन होता है कि अगर बारिश हो भी जाती है तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, एक आधे दिन बाद या 2-3 घंटों बाद आपको दोबारा से जो है वो गर्मी की शिद्दत में उस तरह से इजाफा नजर आता है। खैर, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि गर्मी की शिद्दत से आपने अपनी स्किन को किस तरह से महफूज रखना है। सादिया ने भी अपना मसला बयान कर दिया कि धूप में जब काम करना पड़ता है तो वाकई लग बता जाता है, आपने डिहाइड्रेशन के मसाइल, जल्द के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सादिया, आपके लिए भी टिप्स हैं। सादिया जैसे बहुत सारे लोग जो कि बाहर जाते हैं, काम करते हैं और बाइक्स पे जो लोग जाते हैं, किस तरह से वो अपनी स्किन को महफूज रख सकते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजीम जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले आगाज कर लेते हैं, मौसम शदीद गर्म हो रहा है, स्किन के लिए कितना नुकसान है? देखें, 2-3 चीज़ें इसमें हैं कि लोगों को गर्मियों में पसीना बहुत आता है और ये हमारे यहाँ 2 चीज़ें बड़ी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उसको ठीक करना चाहिए। नंबर 1 तो ये लोग ये समझते हैं कि अगर पसीना ख़ास तौर पे आर्म पिट्स में, अंडर आर्म्स में आता है, पाँव में, हाथों में आता है और कुछ लोगों को इतना ज़्यादा आता है कि वो एम्बेरस फील करते हैं। हाथ मिलाते हुए उनके हाथ चिप चिप कर रहे होते हैं, पाँव में इतना पसीना आता है कि उसके बाद फंगस होने का ख़तरा होता है, पाँव गल जाते हैं किस्म के। ख़ास तौर पर हमारे जो वार्डन्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हर वक्त जूते पहन के रखते हैं, और आजकल जिस तरह आपके बहुत मीडिया के लोग हैं जो बाहर फिर रहे हैं, तो जूतों में हर वक्त पाँव जब जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो बहुत गल जाते हैं किस्म के पाँव। और उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो एक तो ये कि इसी तरह जब बहुत ज़्यादा पसीना तो लोगों की सारी शर्ट्स जो हैं वो गीली हो जाती हैं और जाके बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। अगर किसी आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, किसी शादी पे जा रहे हैं, आपके मीडिया पे हैं, ऑफिस हाल हो जाता है। तो एक तो ये बात है कि जो एबनॉर्मल पसीना आना ये एक बीमारी है जिसको हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं और इसका इलाज ये हम करते हैं कि पहले मेडिकल कंडीशन थोड़ी सी देख लेते हैं कि कोई अंदरूनी कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर कोई अंदरूनी बीमारी ना हो उसे हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, उनकी हिस्ट्री से पेशेंट की पता चल सकता है। और अगर पेशेंट कहता है कि जी मुझे तो इतना ज़्यादा एम्बेरसिंग पसीना आता है कि मैं हाथ भी नहीं मिला सकता, क्योंकि मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ तो मेरे खुश्क की बजाय इतने गीले हाथ होते हैं, दूसरा बड़ा महसूस करता है इसको, पाँव में जो है वो स्मेल आने लग जाती है और मेरे जूते जो है ना वो लगता है कि जिस तरह बिल्कुल भीगे हुए होते हैं हर वक्त। तो ये जो है या शर्ट जो है आर्म पेट में ख़ासतौर पे इतना पसीना आता है कि सारी की सारी शर्ट जो है वो दूर से नज़र आती है ख़राब हुई, तो इसको हम हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। हाइपर मीन ज़्यादा, हाइड्रोसिस पसीने का आना। इसके लिए जब हम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम देख के और कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, देखते हैं कि कोई क्या अंदरूनी कोई बीमारी तो नहीं है, उसके बाद कुछ लगाने वाली दवाइयाँ और बड़ी सस्ती आती हैं वो। अच्छा। और पाकिस्तान में जो मैं बार बार कहता हूँ ये बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे आप कंपाउंड हम करवा सकते हैं, अपनी मर्जी की दवाई बनवा सकते हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में जब हम बनवाते हैं, अमेरिका में तकरीबन $1000 लगता है एक छोटी सी दवाई बना, चूँकि वो एक कस्टम मेड दवाई होती है, यहाँ पे बढ़िया हम आसानी से बनवा सकते हैं। तो उससे आपका पसीना सिर्फ लगाने वाली दवाई से ठीक हो सकता है। अगर उससे ठीक ना हो, अब लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि अगर पसीना रोक दिया गया तो पता नहीं कोई अंदरूनी बीमारी हो जाएगी। बिल्कुल हम पूरे सर से पांव तक पसीने को नहीं रोक सकते। अच्छा, जितना पसीना आएगा पानी का इनटेक आप ज्यादा कर लेंगे तो इसमें कोई इशू नहीं। जी, वो भी मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन जो एबनॉर्मल पसीना है उसके लिए दवाइयाँ दी जा सकती हैं लगाने वाली, उससे ठीक हो जाता है। अगर उससे ठीक ना हो तो एक और ट्रीटमेंट होता है, उसको हम आयोंटोफोरेसिस बोलते हैं। उसमें एक ख़ास किस्म की मशीन होती है, उसमें हम ट्रे की तरह की मशीन है, उसके अंदर हम हाथ रख देते हैं और ख़ास तरह किस्म की वेव्स उसमें से गुजरती हैं, जिससे कि और उसमें कुछ दवाई भी डाली जा सकती है। वो चंद लम्हे का ट्रीटमेंट है, चंद मिनट का ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट को शुरू में हम हफ्ते में 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा बुलाते हैं, फिर हफ्ते में 2 दफ़ा, फिर 1 दफ़ा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पसीना उससे कंट्रोल हो जाता है। सही, ज़बरदस्त। तीसरी जो चीज़ है उसको कहते हैं बोटॉक्स। बोटॉक्स जो है वो एक ऐसी दवाई है जो कि झुर्रियों के लिए भी इस्तेमाल होती है, खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल होती है, और ख़ास तौर पे काफ़ी दफ़ा कुछ लोग जो टो वॉकिंग करते हैं, जिस तरह कुछ बच्चे हैं उनको बीमारी होती है जिससे वो पूरा पाँव रख के नहीं चलते बल्कि पंजे पे चल रहे होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि उनके जो मसल होता है वो ज़्यादा खिंचा हुआ होता है पीछे टांग के पिछले वाला। कुछ लोग इस तरह साइड पे गर्दन करके चलते हैं क्योंकि उनका एक साइड का जो पट्टा है वो बहुत ज़्यादा खिंचा होता है। उसको हम रिलैक्स करने के लिए, माइग्रेन के लिए, जो आपकी सर की दर्द जो कि ठीक ही नहीं हो रही, माइग्रेन जिसको आधे सर का दर्द कहते हैं, उसके अंदर हो सकता है बोटॉक्स इस्तेमाल। बोटॉक्स का बेसिकली 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1 तो ये मसल को रिलैक्स कर देता है, तो जहाँ पर भी मसल ज़्यादा टाइट होगा, जो भींगापन जो है उसके अंदर इस्तेमाल होता है, ताकि भींगेपन में
दोनों आंखों के दरमियान वाले मसल उसको दरमियान में कर लेते हैं, भेंगा हो जाता है, उसमें लगा सकते हैं। जो माइग्रेन है, माइग्रेन में जो आपकी बाहर के मसल हैं, आपके स्कल के, यानी जो ब्रेन के नहीं बल्कि ब्रेन के बाहर जो आपकी हड्डी आ गई और हड्डी के बाहर के जो मसल हैं उनको रिलैक्स कर सकते हैं। अगर कोई जिस तरह किसी का साइड पे है हुआ खिंचा हुआ है गर्दन, उसको रिलैक्स कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है वो है आपकी झुर्रियों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो तीसरा इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि जहाँ पर हम लगाते हैं वहाँ पे गैर ज़रूरी पसीना आना जो है वो ख़त्म हो जाता है और वह 4 से 6 महीने तक वो पसीना नहीं आता। अब ये ना पसीना आने से कुछ फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि वहाँ पे जहाँ पर भी ह्यूमिडिटी होगी, जहाँ पर भी नमी होगी और जहाँ पर भी ज़्यादा गर्मी होगी, नमी और गर्मी, वहाँ पे फंगस जो है, जो कि आप उसको फफूंदी भी कहते हैं, जब हम अपनी डबल रोटी को बाहर रखते हैं नमी वाले दिनों में और जहाँ गर्म जगह हो तो वहाँ पे फफूंदी लग जाती है, राइट। इसी तरह जब आपने देखा होगा कुछ पार्क्स हैं जहाँ पे नीचे तो मानसून का मौसम शुरू होने काई वाला लग जाती है, तो काई या फफूंदी जो है वो बेसिकली वही चीज़ है जो कि जिल्द, उसको फंगस ही है, तो फंगस जो है वो जिल्द को अफेक्ट करने लग जाता है। लोगों का एक ये ख्याल है कि जब पसीना, अगर इसी तरह छाइयाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं, चूँकि शदीद धूप है तो छाइयाँ होने लग जाती हैं। कुछ लोग जब उसको छाइयों से बचने के लिए, हम लोग खुद ही डॉक्टर कहते हैं कि आप फेस कोई आप सन ब्लॉक लगाएं। अब सन ब्लॉक का प्रॉब्लम ये है कि सन ब्लॉक है तो बड़ी अच्छी चीज़, आपको धूप से तो बचाएगा, लेकिन इतनी धूप की शिद्दत से बचाने के लिए बेहतर है कि आपके ख़ास तौर पे आपके जितने भी लोग जाते हैं बाहर, मैं रेकमेंड करूँगा कि अम्ब्रेला लें। सही, अम्ब्रेला शायद उनको फैशन में ना लगे, कोई फैशनेबल अम्ब्रेला ले लें, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से बचें। अपने ऊपर कोई यहाँ पे हमारे चूँकि चादर लेना या वो भी कोई मायूब नहीं समझा जाता, अच्छी बात समझी जाती है, ग्रेसफुल होती है, तो उसको कर लें ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट से बचें। फिर सन ब्लॉक भी लगाएं। और तीसरा ये है कि कहीं छाँव में खड़े होने की कोशिश करें, डायरेक्ट सनलाइट में ना, चूँकि इतनी ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट जब सर पे पड़ती है और एक ख़ास हद तक टेम्परेचर बॉडी का, कि आप वैसे ही घर जाएं तो आपके मुंह पे एक अलहदा सी वो ना लगता है कि आपको छाई सी पड़ गई है। अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहा है तो वो तो बहुत एकदम से खौफनाक लगना शुरू होती है। और अगर आपने रूटीन में ही इस तरह से आना जाना है तो डॉक्टर साहब वो तो निशान पक्के हो जाते हैं मुँह पे। जी, अब लोगों का ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी ना पुरानी, कि बाहर आप अगर खड़े रहें और वापस अंदर आए हैं तो लगता था, माँ बाप कह रहे होते थे तुम लगता है काली हो गई हो, ये काले हो गए हो। एक्चुअली ये बिल्कुल ट्रूथ है। अल्ट्रावायलेट ए जो है वो इमीडिएट डार्कनिंग करती है। आप बाहर जाएं, थोड़ी देर खड़े रहें तो इमीडिएटली आपका रंग काला हो जाएगा और जो ही आप अंदर आएंगे थोड़ी देर के बाद रंग हल्का हो जाएगा। ये अल्लाह की एक बड़ी नेमतों में से नेमत है, क्योंकि वो काला रंग जो आपको हो जाता है वो आपको धूप के उन असरात से बचाता है जो कि जिल्द का कैंसर कर सकते हैं। अच्छा, तो जो मेलानिन है हमारा जो कलर है, इसी तरह जो लोग वाइट होते हैं बिल्कुल, जिनको हम एल्बाइनोज होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं होता, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बालों में, आंखों में, जिल्द पे बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं होता, और एक है जो फुलबेरी है। जो फुलबेरी है वो तो आपका बाद में बीमारी है जो कि हमें हो सकती है किसी को भी बाद में, लेकिन कुछ लोगों का बचपन से होता ही नहीं रंग जिस्म में। अब वो जिसकी जिल्द में रंग नहीं होता, उन पे जब धूप पड़ती है तो उनको कैंसर होने का खतरा है। अच्छा। तो जो रंग है हमें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हमें महफूज रखता है स्किन के कैंसर से। इसीलिए जो गोरे हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्किन का कैंसर है, हमारे यहाँ कम है। जो काले हैं बिल्कुल ही, उनके बहुत कम कैंसर का, जिल्द के कैंसर की बात हो रही है, बहुत कम शरह होती है। सही। तो इस तरह जो अगर आपने बचना है तो सन ब्लॉक भी आप लगाएंगे। एक जो फुलबेरी के बारे में मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, लोगों का ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी फुलबेरी शायद सर्दी गर्मियों में, वो फुलबेरी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि जो आपका सराउंडिंग स्किन है, जो आपकी नॉर्मल स्किन है, वो जब आप जाएंगे तो ज़्यादा टैन हो जाएगी। सही। वो जब काली ज़्यादा लगेगी तो आपको फुलबेरी वाली ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। और जो फुलबेरी वाली जगह है उसको आपने ज़रूर बचाना है धूप से। तो अगर आप फुलबेरी के जितने भी मरीज़ हैं, सही, और अब तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जिस तरह मैंने बताया था कि मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट जो लेटेस्ट एक टेक्निक है दुनिया में, हम दुनिया के 3 या 4 मुल्कों में आते हैं जो कि हम करते हैं कि कहीं और से जिल्द का टुकड़ा हल्का सा बारीक, जिस तरह पोटैटो पील होती है, बिल्कुल उस तरह उतार के हम उसमें से मेलानोसाइट जो रंग बनाने वाले खनी है उनको हम फुलबेरी वाले हिस्से पे लगा देते हैं। तो वो सिर्फ आपको फुलबेरी वाले हिस्से में, अगर आपकी धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे, चूँकि आपका रंग नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो वाली जिल्द जो है उसमें कैंसर होने का खतरा है, फुलबेरी वाली जिल्द में। तो इसलिए उसको बचाना ज़रूरी है।
और जो सराउंडिंग स्किन है, जो साइडों पे स्किन है जो कि आपके नॉर्मल है, अगर वो ज्यादा गाढ़ी होगी तो आपको फुलबेरी ज्यादा बुरी लगेगी। तो सन ब्लॉक से दोनों ही आपके मसले हल हो सकते हैं। दोनों मसले हल हो जाएंगे और इतना जबरदस्त तरीका इलाज भी मौजूद है। फिलहाल हमें ब्रेक की तरफ जाना है और फिर हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन जो है आगे, क्योंकि मौसम हम देख रहे हैं, बारिशें भी पेश गोई की जा रही है, किस तरह से बचा जा सकता है और बहुत सारे लोग कहते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है। इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। फंगल इन्फेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इससे परेशान नज़र आते हैं। नेल्स में हो जाता है, पाँव के फिंगर्स के दरमियान में हो जाता है, सर में हो जाता है। सर इसकी क्या वजह सिर्फ गर्मी है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मसला स्किन का हल नहीं हो सकता, जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो ये मसला लोगों को रिपीट होना शुरू हो जाता है। इलाज इसका मौजूद है? जी, इसका 100% इलाज मौजूद है। ये जो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ना कि जी ये ठीक नहीं होता, ये कतन ठीक नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसका फंगस का इलाज 100% मौजूद है। पहली तो बात है कि बच्चों को सर में होता है, हाँ जी, और वो एक दूसरे बच्चों से लगता है और वो फिर स्कूल में फैल जाता है। अच्छा। तो अगर बच्चे को हो तो खुदारा उसको स्कूल ना भेजें। ठीक है। वहाँ से बाल उतर जाते हैं और छोटे छोटे काले जहाँ से बाल निकल रहा है वहाँ पे छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स हो सकते हैं। काफ़ी दफ़ा वहाँ पे जो आपकी गिल्टियाँ बन सकती हैं, जो आपके गर्दन के आगे और पीछे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो इलाज हो सकते हैं। वहाँ से बाल उतर जाते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा चटाक जिसको बोलते हैं, एक छोटा सा दाग पड़ जाता है जहाँ पे बाल नहीं होते। ठीक है। और वहाँ पे ऊपर स्केलिंग होती है, हल्का सा जिस तरह ड्राइनेस होती है। उसके लिए प्लीज़ इंतजार ना करें, क्योंकि वो पूरे और जगहों पर भी फैल जाता है काफ़ी दफ़ा सर पे, और बच्चों को एक दूसरे से लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी टाइप्स होती हैं, एक होता है स्प्रेड कर जाता है और एक होता है नहीं करता? वो नहीं, उसी जो जगह स्प्रेड कोई भी फंगस कर सकता है। ये हमारा काफ़ी दफ़ा ख्याल होता है कि नहीं स्प्रेड करता। काफ़ी दफ़ा इम्यूनिटी जो आपकी है वो इतनी ज़्यादा होती है बच्चे की कि वो नहीं करने देता। एक दूसरे से बच्चों को लगता है। ख़ास तौर पे अगर कोई कुत्ते या बिल्ली हो घर में, उनसे लगने का खतरा होता है, क्योंकि वही वाला फंगस उनमें कुछ नहीं कहता लेकिन इंसानों को वो ख़राब करता है। वो बिल्कुल नुकसान। अब उसका इलाज जो बड़ा सिंपल है कि बच्चे को हम लगाने वाली और पीने वाली दवाई देते हैं। ठीक है। उससे पहले हमने लिवर फंक्शन टेस्ट करना होता है, LFTs टेस्ट करने होते हैं, CBC। प्लीज़ इसका इलाज खुद से ना करें। मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स की फ़ीस इतनी कम है और इतनी आसानी से दवाइयां और इतनी सस्ती अवेलेबल हैं कि इसके लिए टोटके इस्तेमाल करना कतई दुरुस्त नहीं। और लोग बड़े शौक से ऐसे प्रोग्राम सुनते हैं जिसमें कोई एक स्किन स्पेशलिस्ट आया और कहे जी कि इसको पीस के सर पे लगा लो और अंडे को और उसको मलाई को लगा लो, या कोई खास किस्म का कोई अनियन का पानी लगा लो। यकीन माने कि लोग इस तरह की चीजों पर ज्यादा कान धरते हैं और फौरी काम वो करने भी लग जाते हैं। बिल्कुल। और वो उसका नुकसान ही होता है। देखें, वो उन लोगों के लिए तो हो सकता है जो गांव में रहते हैं, जिनको कोई एक्सेस नहीं है अस्पतालों तक, अच्छे डॉक्टर तक, लेकिन प्लीज़ इसका तजुर्बा ना करें, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है जब आप ख़ास तौर पे प्याज का पानी या अदरक या लहसुन जब आप जिल्द पे लगाते हैं तो जिल्द वहाँ पे जल जाती है। अच्छा। जब जिल्द जल जाती है तो वहाँ पे फिर बाल आते ही नहीं है, चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें। और उसके लिए दवाई लगाने से बाल भी वापस आ जाते हैं, वो गिल्टियाँ भी खत्म होती हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। जो दूसरी फॉर्म है फंगस की वो है कि जो आपके जिस्म पे होती है, और वहाँ पे हल्के हल्के अगर कोई थोड़ा सा डार्क कलर की स्किन है तो वहाँ पे लाइट कलर के दाग पड़ जाते हैं, और अगर लाइट स्किन है तो वहाँ पे दाग जो है टीनिया वर्सी कलर उसको बोलते हैं। वर्सी कलर मीन्स उल्टा कलर उसका होता है। और वो चेहरे पे तो कम जाता है, चेस्ट पे, बैक पे, शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और वो गर्मियों में वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसका सिर्फ दवाई लगाने वाली से 100% इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। उसके लिए खाने वाली दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तीसरा फंगस ये होता है जो कि टांगों के दरमियान में, आर्म पिट में होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है। उसको हम रिंग वर्म कहते हैं। वो वर्म नहीं होता, ये मिसनोमर है, गलत किसी ने इस्तिलाह पैदा कर दी। ये रिंग की तरह के होते हैं, और उसके ऊपर से हम हल्का सा छिलका लेके उसको हम टेस्ट कर सकते हैं खास किस्म की एक स्टेन से, जिसमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। और उसके बाद उसकी हम दवाई दे देते हैं, और दवाई देने के बाद लगाने वाली दवाई से तकरीबन 100% अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 2 to 3 वीक बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं वो। अगर वो बहुत ज़्यादा हों या ऐसे हों जो कि हमें लगे दवाई से नहीं 2-3 हफ्ते में जा रहे, तो फिर खाने वाली दवाई देनी पड़ती है, और वो भी खाने वाली दवाई से 2 हफ्ते में वो भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह 100% हो जाते हैं। ठीक है। तीसरी जो फॉर्म है वो, ये चौथी फॉर्म जो है वो है कि आपकी उंगलियों के दरमियान में फंगस हो जाता है। दिखा भी रहे हैं, आपकी स्किन प्रॉपर उतरना शुरू हो जाती है। और उंगलियों के दरमियान, खास तौर पे तीसरी और चौथी उंगली के दरमियान, ये एक ऐसी 2 उंगलियां, तीसरी चौथी, जो कि ज़्यादा मूव नहीं करते, टोज़ की, यानी उंगलियां जो हैं पाँव की, काफ़ी दफ़ा आपकी रिंग फिंगर और उसके दरमियान भी हो जाता है ऐसे ही, क्योंकि ये 2 उंगलियां जो कम मूव करती हैं। इसको हम ज़्यादा अगर आप देखें तो जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी होगी,
नमी होगी ठीक है। और गर्मी रहेगी, वहाँ पे फंगस लव्स टू ग्रो। ठीक है। अब वो जो उंगलियों के दरमियान है उसका सबसे आसान तरीका ये कि जो शख्स 5 दफ़ा वजू करे वो हो ही नहीं सकता कि उसको फंगस हो, और लेकिन उसके बाद एक शर्त है कि उसके बाद उसको खुश्क ड्राई भी अच्छी तरह जरूर से कर करे। लें, बिल्कुल। आखिरी जो फॉर्म है फंगस की, जो कॉमन की बता रहा हूँ वो ये है, और फिर एक अनकॉमन बताऊंगा जो कि जानलेवा हो सकती है, जो कि आजकल आपने जो ब्लैक फंगस का सुना होगा जो कि कोविड के मरीजों को होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। उसकी बात मैं करूंगा। लेकिन एक आखिरी बात ये कि जो नाखून का फंगस है वो लगाने वाली दवाइयों से अक्सर नहीं जाता। उसकी सही। 2 वजह हैं। अगर चले भी जाए तो उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, सब्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि नाखून जो है वो तकरीबन आपका 6 महीने से 9 महीने से साल तक लेता है पाँव का नाखून ग्रो आउट करते हुए। अच्छा। अगर आप देखें तो तकरीबन 6 महीने से साल लगते हैं पाँव के नाखून को ग्रो आउट करते हैं, हाथों के नाखून जरा जल्दी ग्रो करते जल्दी हैं। ग्रो कर जाते अब जब तक जो नाखून में जिसमें फंगस एक दफ़ा हो वो नाखून तो डैमेज हो गया, अब जब वो बाहर निकलेगा तो नीचे से साफ नाखून आएगा। बिल्कुल। जब नीचे से साफ नाखून आएगा तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस साफ नाखून उसी वक्त आएगा जब आप या तो लगाने वाली दवाई लगाएं या खाने वाली। तीसरी चीज़ है कि अगर लगाने वाली दवाई से फ़र्क ना पड़े या कोई लिवर का मसला हो या हम देखें कि पेशेंट इस काबिल नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके खाने वाली दवाई, तो लगाने वाली दवाई देते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी लगाने वाली तो दवाई काम नहीं कर रही और खाने वाली इसलिए नहीं पेशेंट ले सकता कि उसका लिवर का कोई मसला है या हमें मुनासिब नहीं समझते, पेशेंट प्रेग्नेंट है, कोई ऐसी बात है, तो उसके लिए आजकल लेज़र अवेलेबल है। जो लेज़र है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फंगस का। फंगस के लिए लेज़र से भी हम फंगस को ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक डायबिटीज के पेशेंट की मैं बात करना डायबिटीज के चाहूंगी, पेशेंट बहुत ज्यादा उनका मसला हो जाता है, तो क्या उनके लिए भी इलाज? जी बिल्कुल, उनको बिल्कुल ज़रूर इलाज करवाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि डायबिटीज़ में आपकी मुदाफ़ियत जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत, अल्लाह मैंने आपके लिए एक फ़ौज तैयार की होती है हर वक्त जिस्म में किसी भी जरासीम से लड़ने के लिए, उनमें जो इम्यूनिटी है डायबिटीज़ के पेशेंट में वो कम हो जाती है शुगर की वजह से। वहाँ पे किसी भी इन्फेक्शन का हमला ज़्यादा होता है और ज़्यादा जानलेवा भी होने का ख़तरा होता है। उसके लिए उनको फंगस की ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फंगस के ऊपर वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है और वो फिर जानलेवा हो सकती है। काफ़ी दफ़ा टांग काटने का मसला पड़ सकता है, उंगली काटने का। और उनके लिए एक आखिरी बात जो बड़ी ज़रूरी है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको अपना वो 3 महीने वाला टेस्ट होता है जिसको HbA1c बोलते हैं, वो करवाना चाहिए। वो 6-7 के इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात ये कि उनको अपने पाँव का मुआयना खुद हाथ लगा के करना चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि जो डायबिटीज़ जब ज़्यादा अरसे रहती है तो आपकी वो हिस्स जो कि आपको टच की हिस्स देती है वो कम हो जाती है। आपके जो नर्व्स हैं वो काम करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको महसूस नहीं होता। डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम कम है तो मैं चाह रही हूँ, स्पेसिफिकली पूछा गया था कि फंगस वाला जो भी आपका पार्ट है स्किन पे, आपने उसको कवर नहीं रखना, उससे ज़्यादा मसला हो जाता है। जैसे फिंगर में अगर हो तो शूज़ पहनना आपको अवॉइड करना चाहिए, वाकई ऐसा है? वो ज़रूरी नहीं है, दवाई लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वजह ये लोग समझते हैं कि उसको अगर हम खुला रखेंगे, डेफिनेटली जब खुला रखेंगे वहाँ पे एयर आएगी और वो ज़रा जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जिसमें आप कवर नहीं रख सकते तो उसका कतन फिक्र ना करें, जूते पहनते रहें, जुराबें या थोड़ी सी कॉटन की पहने और इलाज करवाएं, और इलाज से 100% वो ठीक हो जाएगा। सही। ब्लैक फंगस के बारे में आप बताना चाह रहे थे? जी, ब्लैक फंगस देखें, जब अब जो कोविड के मरीज़ हैं उनको काफ़ी दफ़ा, चूँकि काफ़ी दफ़ा आपकी अपनी इम्यूनिटी, आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कोविड के लिए कि वो आपकी अपनी ही बॉडी के ख़िलाफ़ आपके अपने ही लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। उस वक्त कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को कम करती हैं। जब वो दवाइयाँ दी जाएंगी तो आपकी इम्यूनिटी जब कम हो जाएगी तो उससे आपका वो फंगस जो कि रूटीन में किसी मरीज़ को ना तो लगता है ना वो जानलेवा हो सकता है, वो आपके नाक कान गले के हिस्से में अंदर जाके वो ख़राबी कर सकता है और वो फिर जानलेवा हो सकता है। फंगस जो जिल्द का फंगस है वो आम तौर पे जानलेवा नहीं होता, लेकिन अगर कोई ऐसा फंगस कुछ जिल्द के थ्रू जा सकते हैं, अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है कि वो फंगस फिर जानलेवा भी साबित हो सकता है। सही। तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बता दी हैं। आई होप वो लोग जो कि परेशान रहते थे ये फंगस के मसाइल की वजह से उनको पता चल चुका होगा। इलाज 100% मौजूद है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि खुद से इलाज करने के बजाय, टोटकों पर जाने के बजाय, अगर आप फौरी तौर पर इलाज कर देंगे, प्रॉपर मुआयने के बाद अगर आपको लगाने वाली दवाई, खाने वाली दवाई दी जाएगी तो इससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट इस पर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद।
जी, तो हम स्केटिंग पे बात करने वाले हैं। जितना ये ज़बरदस्त देखने में लग रहा है उतना ये ख़तरनाक भी है। हमारे यहाँ जी अनफॉर्चुनेटली एज सच कोई प्रॉपर प्लेस मौजूद नहीं है, ट्रैक मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग जो कि स्केटिंग करना चाहते हैं जब मैदान में उतरते हैं तो अपनी मर्ज़ी से भी किसी जगह का इंतखाब कर लेते हैं। तो खुदा न खास्ता हम देखते हैं कि इसी सूरत में हादसात भी होने लग जाते हैं। स्केटिंग आसान है, नहीं है, कितनी आपके लिए मौसर है, कैसे आप सीख सकते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ ट्रैक प्रॉपर ना होना, आपके लिए गाइड ना होना, बहुत सारे लोग जो कि बच्चे सीखना चाह रहे हैं उनके लिए मुश्किलात भी पैदा करें। लेकिन जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं वो माशाल्लाह से स्टार्स हैं, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में स्केटिंग करते भी हैं, सिखा भी रहे हैं और माशाल्लाह से 32 मेडल्स भी जीत चुके हैं। अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराना चाहती हूँ जी। हमारे साथ सजावल हुसैन मौजूद है और उनके साथ साथ सोबिया शाहीन ने हमें ज्वाइन किया है। माशाल्लाह से दोनों स्केटिंग कर रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सजावल, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सोबिया आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सोबिया से स्टार्ट कर लेते हैं। लड़कियों के लिए ये आसान है, कैसे डिसाइड किया कि आपने स्केटिंग करनी है? वैसे तो दूसरे गेम्स में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे मैंने सर को देखा एक दफ़ा कि वो स्केटिंग कर रहे हैं, किसी इवेंट में मैंने इनको देखा था, तो मुझे महसूस हुआ कि यार ये मैं कर सकती हूँ और मैं कर लूँगी। और मैं सर के पास गई, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया, बहुत उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि आप कर सकती हैं। और मैं अब खेल रही हूँ इनके साथ 2 साल से। 2 साल तो से। हाँ जी, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट अच्छा, है मुझे। लगा नहीं कभी लड़की और रिस्क हो सकता है, गिर गई, चोट लग गई, कभी सोचा नहीं? नहीं, ये क्योंकि एक प्लेयर कभी ये नहीं सोचता कि या मैं गिर जाऊंगी या मुझे इसमें इंजरी होगी किसी भी गेम में। फैमिली सपोर्ट थी? फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं आई हूँ गिलगित बल्तिस्तान से, बहुत अच्छा। दूर से, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, तो सर ने मुझे ज़्यादा सही। तो ये क्रेडिट जा रहा है जी सजावल को। आप 18 साल से स्केटिंग कर रहे हैं, तो बहुत छोटी एज में शुरू कर दी होगी? जी, 9 साल का था तब से मैं स्केटिंग कर रहा हूँ। तो बस इस तरह था, बस पहले हालात कुछ अच्छे नहीं थे, ना कोई स्पोर्ट थी, घर वाले भी नहीं सपोर्ट करते थे, लेकिन इसको जुनून था ज़्यादा इस गेम में, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है कि घर वाले भी सपोर्ट इसलिए नहीं करते, क्रिकेट हो तो सबको नज़र आ रहा है जी भाई हर तरफ क्रिकेट का धूम है, तो हमारा बच्चा आगे जाएगा तो कुछ बन जाएगा। यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। आपने खुद कैसे डिसाइड किया जब आपको कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी नज़र नहीं आ रहा था? जी, वो होता है ना, कुछ लोग होते हैं चुन लिए जाते हैं किसी काम के लिए, तो मुझे लग रहा था कि मैं ये काम करूँगा और इसको आगे लेके जाऊँगा। तो 18 साल हो गया माशाल्लाह कर रहा हूँ और बॉयज़ एंड गर्ल्स को सिखाता हूँ। तो स्केटिंग खतरनाक नहीं है, सेफ्टी गियर्स के साथ मैं सिखाता हूँ। सुबिया को भी मालूम है सेफ्टी गियर के बिना मैं इजाज़त नहीं देता। अच्छा, जो अभी मैंने देखे हैं मनाजिर, जिस तरह से आप स्केटिंग कर रहे हैं एंजॉय करके, ये तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद होता होगा। आप जो बिगनर्स हैं वो किस तरह से स्टार्ट लेते हैं, कुछ टिप्स शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बेसिकली कि अगर कोई टीचर के पास जब सीखते ना, तो उसकी तो कोशिश होती है कि जल्द से जल्द बच्चा ट्रेन हो जाए ताकि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और टीचर का नाम रोशन हो, माँ बाप का नाम रोशन हो। तो इसीलिए मैं इसको मद्देनजर रखते हुए विद इन डेज में मैं बच्चों को ट्रेन कर देता हूँ, जो कि अच्छी खासी कर रहे थे। मेरे पास 2.5 साल का बच्चा है, वो भी स्केटिंग कर रहा है। तो माशाल्लाह 5 साल का बच्चा। मुझे बेसिक्स बताएं इसके लिए। क्या आपके लिए ट्रैक प्रॉपर होता है, वहां से सिखाया जाता है? शूज कितने प्रॉपर होना जरूरी है? आपका इंटरेक्शन कितना अपने आप को जो है आपने मोटिवेट रखना है? क्या क्या चीजें जरूरी होती है? ये गेम इस तरह की है कि हर बच्चा जो है ना इसको लाइक करता है, और इसके ट्रैक तो है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का जो ट्रैक है ना, जो आपने भी अपने दिखाया प्रोग्राम में, वो स्पीड स्केटिंग है। स्पीड स्केटिंग का प्रॉपर जो है ना पाकिस्तान में कोई ट्रैक नहीं है। बाकी जो नॉर्मली स्केट्स हैं उसके लिए ट्रैक हमारे पास, मुझे जैसे कि बास्केटबॉल कोर्ट है, हम उसके ऊपर स्केटिंग कर लेते हैं, तो वो बड़ा ईजी है। सेफ्टी गियर्स हम पहनाते हैं और कमर बेंड रख के कुछ स्टाइल है, उसको हम मद्देनजर रखते हुए बच्चे को ट्रेनिंग करते हैं, करवाते हैं, साथ में उसको हेल्प करते हैं, तो बहुत जल्दी वो सीख आपने जाता है। 32 मेडल जीते हैं, तो कुछ अपनी ये जीत का सफर बताइएगा। जीत का सफ़र तो बहुत लंबा है, लेकिन ये है कि मैंने माशाल्लाह पंजाब पाकिस्तान की तरफ से भी और जनाब स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से मैंने सर खालिद और सर साबिर के ज़ेर निगरानी मैंने स्केटिंग सीखी, और मैंने पंजाब लेवल पे, लाहौर लेवल पे, इंटरनेशनल जो नेशनल लेवल पे, और अभी हाल ही में हुई 2019 में नेशनल चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हुआ पाकिस्तान रेलवे की तरफ से। ज़बरदस्त। तो अभी कोविड की वजह से कॉम्पिटिशन्स नहीं हो रहे, तो इसलिए अब मैं इंटरनेशनल लेवल का सोच रहा हूँ, क्योंकि इतने मेडल जीत लिए हैं,
अब यहाँ पे मेरा रहना जो समय अपना टाइम ज़ाया करना है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अब इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँ ताकि इससे आगे वाला जो स्टेप है मैं उसके ऊपर जाऊँ। अच्छा, आप जो स्केटिंग कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, अभी सीख रहे हैं, कुछ रिस्क लेवल बताइएगा, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए जिससे इंजरी हो सकती है? जी जी बिल्कुल, मैंने देखा कि आजकल जो ना रोड पे लोग निकल जाते हैं सिर्फ एज ए फन के लिए, जो कि ट्रैफिक के बीच में हम करते हैं, लेकिन हम सेफ्टी गियर के साथ और सुबह सुबह करते हैं जब ट्रैफिक ना हो, ठीक है। या लेट नाइट करते हैं जब ट्रैफिक ना हो, और बिल्कुल रोड की लास्ट लाइन पे जो होती है एक लैप पे जा रहे होंगे, जैसे अभी आपने वीडियोस में देखा होगा कि कोई बंदा इधर इधर नहीं, बाकी पीछे एक बाइक वाला होता है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन ये अक्सर देखा लोग टिकटॉक की खातर या इधर उधर वीडियोस के खातर बिना सेफ्टी गियर्स के वो स्केटिंग कर रहे होते हैं सिर्फ फेम हासिल करने के लिए। तो इस तरह वो ना करें, प्लेटफॉर्म बहुत है, आप वहाँ पे जाएं। अगर नहीं है तो मेरी वीडियोस देखा करें, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, मेरा क्लब है, मुझसे रब्ता करें। अगर आप दूर हैं तो मैं आपको गाइड करूँगा। सोबिया, लड़कियों के लिए सेफ है? लड़कियों को सीखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह उनके अंदर, मतलब हर लड़की के अंदर कोई ना कोई स्किल होता है, शौक भी होता है, जैसे मेरे अंदर था। लेकिन मैं ये जो गेम स्केटिंग है मैं अपने शौक से खेलती। कभी गिरी, चोट लगी? अब गिरी तो हूँ, लेकिन इतनी कोई ख़ास मुझे चोट, जब बंदा सीख लेता है तो फिर जाहिर है उसमें चोट भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। अब जब स्टार्ट मैंने किया था तब मैं गिरती भी थी, सर मुझे गाइड करते थे आप अपनी गलती से गिरती हैं। अब जाहिर है अपनी गलती, जैसे सर ने हमें बताया है कि आपने कमर बेंड करके करना है, तो हमने तब भी कमर बेंड ही करना है, नहीं करेंगे फिर हम गिरेंगे। तो जिस तरह हमें गाइड किया जाता है उसी तरह अगर हम करेंगे, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं। सही जी, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ कर रहे हैं तो बहुत सेफ भी है, लेकिन आपके लिए अच्छा टीचर होना, अच्छा कोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप अच्छा सीख भी सकते हैं, अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि शदीद गर्मी में आपने स्किन के मसाइल किस तरह से हल करने हैं। अब जब गर्मी शदीद होती है तो आपको बहुत ज़बरदस्त से मज़ेदार से ड्रिंक की भी ज़रूरत होती है जो कि रिफ़्रेशिंग भी हो, और फिर आपको प्याज के साथ साथ मज़ेदार टेस्ट भी उसका आए। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास एक ड्रिंक मौजूद है जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। प्रोटीन जूस है हमारे पास जी, और इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, पाकिस्तान नंबर 1 प्रीमियम क्वालिटी ये जूस है। और प्रोटीन जॉय एक टेस्टी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। दिन भर की थकन के बाद प्रोटीन जॉय जो है वो एक गिलास अगर आप पी लेंगे, तरोताज़ा भी महसूस करते हैं, गर्मी की शिद्दत भी कम होती है इससे, और फिर आपके टेस्ट के मुताबिक जो है, अकॉर्डिंग टू द आपके टेस्ट, इसमें फ्लेवर भी मौजूद हैं जैसा कि मेरे सामने देख रहे हैं जी, पीच में पड़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, एप्पल, मैंगो, पीच। और इसके अलावा भी अगर आपके फेवरेट टेस्ट जो भी आप डेवलप करते हैं जी उसके मुताबिक आपको जूस ही मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ, मज़ेदार तो है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि 100% जो है ये नेचुरल है, इसमें किसी भी किस्म की मिलावट का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई भी केमिकल नहीं है, इसीलिए जी आपको हम रिकमेंड कर रहे हैं। और फिर अगर आप काम की थकन के बाद बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं तो एनर्जी के लिए आप जो है प्रोटीन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ। ऑब्वियसली थकावट भी हो जाती है और फिर गर्मी में आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग से ड्रिंक की ज़रूरत होती है, तो आप प्रोटीन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें 100% नेचुरल फ्रूट का जहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, वहीं पर केमिकल का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं किया गया, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे जायके के साथ साथ, मज़ेदार टेस्ट के साथ साथ, अगर आप केमिकल से बिल्कुल पाक जूस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रोटीन जूस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो इसके बाद कुछ सेगमेंट्स हम शामिल करते हैं और जान लेते हैं बाहर की सूरत हाल क्या है, सब्जियों की कीमतें क्या हैं, आज के भाव। बिल्कुल, इस वक्त फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद होंगे। जी फरहान, बताइएगा। सेल लिस्ट जारी की गई है, उसके मुताबिक जो आलू कच्चा नया है दर्जा अव्वल वो कम से कम 52 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होता है। इसी तरह जो आलू कच्चा छिलके वाला दोम है कम से कम 40 ज़्यादा से ज़्यादा 49 रुपये में फ़रोख्त होगा। आलू शुगर कम से कम 38 ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये। आलू सफ़ेद कम से कम 28 ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये। प्याज दर्जा अव्वल कम से कम 30 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 32 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगा। प्याज इसी तरह जो दर्जा दोम है कम से कम 26, ज़्यादा से ज़्यादा 28 रुपये में फ़रोख्त होगी। प्याज दर्जा सोम कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 रुपये में फ़रोख्त होगी। टमाटर दर्जा अव्वल कम से कम
जिसका रेट आज मार्केट कमेटी की जानिब से जारी किया गया है वो 22 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 24 रुपये। टमाटर दर्जा दोम कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये में फ़रोख्त होगा। टमाटर दर्जा सोम कम से कम 14, ज़्यादा से ज़्यादा 16 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगा। लहसुन देसी कम से कम 115, ज़्यादा से ज़्यादा 120, इसी तरह लहसुन हर नई कम से कम 133 ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच फरहान, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आपसे अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।